हेलो एवरीवन, मनोज सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको नॉलेज गेन करने और परसेंटेज स्कोर करने में मदद मिले। हेलो एवरीवन, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। एमपी बोर्ड में यह इकाई 4 नंबर की है और एक एक नंबर के 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है। पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, ये 3 रूपों में पाया जा सकता है। पदार्थ की ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, पदार्थ के रचक कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि ठोसों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। उसके पीछे कारण है, ठोस के जो रचक कण हैं, अणु, परमाणु अथवा आयन हो सकते हैं, ये आपस में प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होते हैं। अब ये प्रबल आकर्षण बल के कारण बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इनके मध्य ज्यादा स्पेस नहीं होता है, रिक्त स्थान नहीं होता है। इस कारण ठोस के जो कण हैं ये गति नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार इनका आकार निश्चित हो जाता है और आयतन निश्चित हो जाता है। अब यदि हम द्रव की बात करें तो द्रव के जो कण हैं, रचक कण, वो अपेक्षाकृत दुर्बल आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होते हैं। जब आकर्षण बल का मान दुर्बल होगा तो कण दूर दूर हो जाएंगे। जैसे यहां फिगर में हमने बताया है, रचक कणों के मध्य काफी रिक्त स्थान आ जाता है क्योंकि आकर्षण बल दुर्बल है। अब ये जो द्रव के कण हैं, द्रव के जो अणु हैं, ये इन रिक्त स्थान में गति कर सकते हैं। तो इस प्रकार द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। चूंकि ये आपस में एक निश्चित आकर्षण बल से बंधे हुए हैं तो इनका आयतन निश्चित होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। हम जानते हैं द्रव को जिस भी पात्र में हम डालते हैं वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। हम लोगों ने 11th क्लास में गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ा है। सामान्य ताप पर गैस अणुओं के मध्य किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। गैस के अणु गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और ये अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। तो गैसों का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। तो इस प्रकार हम ठोस, द्रव और गैस अवस्था के बारे में देखें कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये आकर्षण बलों के ऊपर निर्भर करती हैं। अब एक ही पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जा सकता है, लेकिन हम जो अवस्था को परिभाषित करते हैं वो सामान्य ताप पर करते हैं, सामान्य ताप और दाब पर। सामान्य ताप कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर हम पदार्थ की अवस्था को परिभाषित करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एक ही पदार्थ है, ताप और दाब की परिस्थितियां बदल जाए तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम जानते हैं जल द्रव अवस्था में भी होता है, जल ठोस अवस्था में भी बर्फ के रूप में पाया जाता है और जल वाष्प के रूप में गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। तो हम जब पदार्थ की अवस्था कहते हैं तो पदार्थ की अवस्था से तात्पर्य है सामान्य ताप और दाब पर, अर्थात 298 केल्विन ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर उस पदार्थ की क्या अवस्था है। तो हमें पढ़ना है ठोस। ठोसों के बारे में ये क्लियर हो गया कि ठोस वे पदार्थ हैं जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब ठोसों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है? क्रिस्टलीय ठोस के जो रचक कण हैं, अणु, परमाणु अथवा आयन, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। ये कण क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होकर एक निश्चित ज्यामिति ग्रहण कर लेते हैं। तो जहां पर निश्चित ज्यामिति है उसको हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। ये जो रचक कण हैं
इनके मध्य एक निश्चित आकर्षण बल क्रियाशील होता है। यह आकर्षण बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल हो सकता है, वांडरवाल आकर्षण बल हो सकता है, सहसंयोजक बंध हो सकता है, धात्विक बंध हो सकता है। ये एक निश्चित आकर्षण बल से आपस में बंधे होते हैं। हम आगे देखेंगे आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया गया है। तो फिलहाल क्रिस्टलीय ठोस, दो चीजें याद रखनी है। कणों के मध्य एक निश्चित ज्यामिति होती है और कण एक निश्चित आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। ठोस के जो रचक कण हैं वो अणु, परमाणु अथवा आयन हो सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की कुछ विशेषताएं और हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक हैं वो निश्चित होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक आचरण प्रदर्शित करते हैं, एन आइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं। क्या है ये विषमदैशिक आचरण? कुछ भौतिक गुण जैसे विद्युत चालकता, तापीय चालकता, प्रत्यास्था, तनन शक्ति, अगर किसी पदार्थ में हर दिशा में एक जैसी है तो उसको हम कहते हैं समदैशिक, आइसोट्रोपिक। और इन भौतिक गुणों के मान अगर विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न हो, बदल जाएं, तो इसको हम कहते हैं विषमदैशिक। तो इस प्रकार ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये विषमदैशिक आचरण प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोगों ने देखा क्रिस्टलीय ठोस। अब आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो देखने में तो ठोस दिखाई देते हैं, अर्थात उनका आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन उनके रचक कणों के मध्य निश्चित ज्यामिति का अभाव होता है। तो जहां रचक कणों के मध्य निश्चित ज्यामिति का अभाव होगा वो कहलाएगा अक्रिस्टलीय ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर एमॉर्फस सॉलिड्स भी हम उनको कहते हैं। उदाहरण के लिए कांच है, कोयला है, रबर है, जितने भी संश्लेषित बहुलक हैं ये सब अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। अब यहां पर याद रखिए, कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में सीधा सीधा एक पदार्थ का नाम दिया रहता है कि ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है या अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण ये याद रखने हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। जैसे कांच है, क्या है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो वो क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हमने देखा, कांच, कोयला, रबर और जितने भी संश्लेषित बहुलक हैं ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आएंगे। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक आचरण प्रदर्शित करते हैं, इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। कुछ अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे हैं जिनमें द्रवों के समान बहाव का गुण पाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम कांच की बात करें, किसी इमारत में अगर पुरानी खिड़की में कांच को निकाला जाए और उसकी मोटाई नापी जाए तो हम देखते हैं कि ऊपर कांच कम मोटा है और नीचे ज्यादा मोटा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऊपर से नीचे वो बह रहा है। तो ये सिद्ध करता है कि कुछ अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे हैं जिनमें द्रवों के समान बहाव का गुण होता है और इनको हम अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ये प्रश्न भी एमपी बोर्ड में कई बार आ चुका है कि सुपर कूल्ड लिक्विड है, अतिशीतित द्रव है और 4 ऑप्शन, तो उसका आंसर रहता है कांच। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में जाना। यहां एक प्रश्न बनता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, कुछ जो मूलभूत अंतर हैं उसकी अगर हम तुलना करते हैं तो यह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में इसके पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तो मूलभूत अंतर क्या है? पहला अंतर, क्रिस्टलीय ठोसों में रचक कणों के मध्य निश्चित ज्यामिति होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित ज्यामिति का अभाव होता है। ये जो क्रिस्टलीय ठोस हैं
ये वास्तविक ठोस है। जो ठोस का गुण है कि आकार और आयतन निश्चित होते हैं और रचक कणों के मध्य निश्चित ज्यामिति होना चाहिए, तो इनको वास्तविक ठोस कहा गया है, रियल सॉलिड कहा गया है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस दिखाई देते हैं ठोस के समान, लेकिन वास्तव में उनको ठोस कहा ही नहीं जाता है। तो ये क्या है? आभासी ठोस है, सूडो सॉलिड कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक हैं निश्चित होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में कई बार प्रश्न के रूप में आ चुका है, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक आचरण प्रदर्शित करते हैं, एन आइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक आचरण आइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं। तो ये ठोस अवस्था का एक इंट्रोडक्शन हुआ और यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि जिस अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने हैं उनमें कहीं से भी, पूरे अध्याय में से कहीं से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है। तो इसलिए एक तरफ से हमें पूरा अध्याय डिटेल्स में पढ़ना होगा ताकि कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमसे छूटे ना। तो अब हम लोग आगे देखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। हमें क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ना है। अक्रिस्टलीय ठोस को यहीं पे विराम देंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हम लोग अब देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला वर्गीकरण क्रिस्टल के रचक कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर किया गया है, बंधन बलों के आधार पर किया गया है। और जो दूसरा आधार है वो है ज्यामिति। क्रिस्टल के रचक कण जब क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होकर एक विशिष्ट ज्यामिति प्राप्त करते हैं, उस ज्यामिति के आधार पर हम क्रिस्टलों का वर्गीकरण करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलों का वर्गीकरण। यहां दो चीजें याद रखनी है। क्रिस्टल के रचक कण क्या होंगे? हमने देखा है क्रिस्टल के रचक कण अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। तो क्रिस्टल के रचक कण क्या हैं और वो आपस में किस आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं? तो इस आधार पर जो पहला क्रिस्टल होता है वो है आयनिक ठोस, आयनिक क्रिस्टल। इसमें रचक कण आयन होते हैं और आयन परस्पर विद्युत संयोजी बलों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, हमें पता है NaCl में सोडियम धनायन है, क्लोराइड ऋणायन है। ये धनायन और ऋणायन आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होते हैं। तो आयनिक क्रिस्टलों में रचक कण धनायन और ऋणायन होते हैं जो परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। दूसरा है सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक क्रिस्टल। इसमें रचक कण परमाणु होते हैं और ये परमाणु आपस में सहसंयोजी बंधों द्वारा बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए हीरा, ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु आपस में सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। कार्बन की संकरित अवस्था पर यह निर्भर करता है कि कब हीरा बनेगा और कब ग्रेफाइट बनेगा, लेकिन दोनों में ही कार्बन के परमाणु एक निश्चित ज्यामिति में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं। इसी का एक उदाहरण है सिलिकॉन कार्बाइड। ये MP बोर्ड में कई बार प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। प्रश्न है SiC किस प्रकार का ठोस है? तो SiC सहसंयोजक ठोस है। तीसरा जो वर्गीकरण है यह है आणविक ठोसों का, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। इसमें नाम से ही स्पष्ट है रचक कण क्या होंगे? अणु होंगे। ये अणु परस्पर वांडर वाल बलों द्वारा बंधे होते हैं। अब चूंकि अणुओं के बारे में हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, अणु ध्रुवित भी हो सकता है, अध्रुवित भी हो सकता है। तो इस आधार पर ये जो आणविक क्रिस्टल्स हैं इनको आगे दो वर्गों में बांटा गया है।
ध्रुवित आणविक क्रिस्टल और अध्रुवित आणविक क्रिस्टल। ध्रुवित आणविक क्रिस्टल का उदाहरण है बर्फ। हमें मालूम है H2O में OH बंध ध्रुवित प्रकृति का होता है और बर्फ में जो H2O अणु होते हैं एक निश्चित ज्यामिति में परस्पर हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंधे होते हैं। तो ये जो उदाहरण है बर्फ, ये ध्रुवित आणविक क्रिस्टल का उदाहरण होगा क्योंकि वहां OH बंध ध्रुवित प्रकृति का है। दूसरा है अध्रुवित क्रिस्टल। उदाहरण के लिए आयोडीन I2। हमें पता है आयोडीन एक अध्रुवित अणु होता है, तो आयोडीन आपस में जुड़ करके जो क्रिस्टल बनाएंगे वो किसका उदाहरण हो जाएगा? अध्रुवित आणविक क्रिस्टल का। तो इसमें I2 अणु परस्पर दुर्बल वान डेर वाल बलों द्वारा बंधे होते हैं। जो चौथा वर्गीकरण है धात्विक ठोसों का है, मेटेलिक क्रिस्टल्स। नाम से ही स्पष्ट है, यहां रचक कण धात्विक आयन होगा अर्थात धनायन होगा। हम लोगों ने 11th क्लास में धात्विक बंध पढ़ा है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन रूपी जलाशय में ये धनायन तैरते रहते हैं और इन आयनों को जो बल परस्पर बांधे रखता है उसको हम कहते हैं धात्विक बंध। तो यहां धात्विक ठोस में रचक कण होगा धात्विक आयन, धनायन, जो इलेक्ट्रॉन जलाशय में तैरते रहते हैं और इन धनायनों को धात्विक बंध एक दूसरे से बांधे रखता है। तो इसके उदाहरण में समस्त धातुएं आ जाएंगी। यह प्रश्न भी कई बार आया है, एक बार पूछा गया है कॉपर के बारे में कि Cu किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो ये धात्विक क्रिस्टल का उदाहरण होगा। तो समस्त धातुएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। यह भी अपने आप में एक प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहां से भी बनता है कि बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में बांटा गया है। आयनिक ठोस, यहां रचक कण, धनायन और ऋणायन। बंधन बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। सहसंयोजक ठोस, रचक कण परमाणु होंगे जो परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे होंगे। आणविक ठोस, रचक कण अणु होंगे जो परस्पर दुर्बल वान डेर वाल बलों द्वारा बंधे होते हैं। इनको हम ध्रुवित और अध्रुवित 2 वर्गों में बांट सकते हैं। ध्रुवित का उदाहरण बर्फ है, अध्रुवित का उदाहरण आयोडीन है। और अंत में धात्विक ठोस, यहां रचक कण धात्विक आयन, धनायन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जलाशय में तैरते रहते हैं और इनके मध्य जो आकर्षण बल है जो एक दूसरे को बांधे हुए है धनायनों को, वो है धात्विक बंध। और इस प्रकार इसके उदाहरण में समस्त धातुएं आएंगी। तो अगला वर्गीकरण जो हम ज्यामिति के आधार पर देखेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।